नमस्कार, समाचारों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा राज्य परिवहन मुख्यालय द्वारा भिवानी रोडवेज डिपो के नवीनीकरण के लिए की गई 1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित। आवारा पशुओं को रोकने के लिए मेन गेट पर लगाए जाएंगे कैटल प्रोटेक्टर। यह कहना है रोडवेज के अधीक्षक पवन कुमार का। उन्होंने बताया कि जर्जर हालत में पहुंच चुके भवन में भी सुधार किया जाएगा। जब इस बारे में स्थानीय प्रभारी पवन कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज के मुख्यालय आदेशानुसार भिवानी बस स्टैंड के नवीनीकरण का लेकर 1 करोड़ की राशि आवंटित की गई, जिसमें भिवानी डिपो को बने हुए लगभग 22 से 23 वर्ष हो चुके हैं। इसका भवन जर्जर हो चुका था। ऊपर छतों पर बरसात का पानी जमा होने के कारण छतें भी टपकने लग जाती थी। वहीं बस स्टैंड के चारों तरफ की दीवार नई बनाई जाएगी और मेन बस स्टैंड पर जालियां कटी हुई थी, उनकी जगह अब नई जालियां भी लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के मेन गेट पर कैटल प्रोटेक्टर लगाए जाएंगे ताकि बस स्टैंड का भव्य मेन गेट दिखाया जा सके। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स का विशेष प्रबंध रहेगा। इसके लिए भिवानी मुख्यालय को 1 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। जल्दी जीएम के आदेशानुसार बस स्टैंड के नवीनीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए बेंच और पीने के पानी की सुविधा भी की जाएगी। वहीं साथ ही रात में रहने वाले यात्रियों के लिए विशेष कमरा भी बनाया जाएगा ताकि यात्री उसमें रात के समय अपनी बस का इंतजार करते हुए आराम भी कर सके। ये भिवानी बस स्टैंड को मुख्यालय से 1 करोड़ का बजट नवीनीकरण के लिए दिया गया है। इसमें बस स्टैंड की जो बाहरी दीवार है उसको फेसिंग वॉल से एडजस्ट किया जाएगा उसके, और सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। पीने के पानी की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, साइकिल स्टैंड वगैरह ठीक किया जाएगा। और दोनों गेटों के ऊपर कैटल कैप्चर लगवाए जाएंगे, पोल व्यवस्था करवाई जाएगी ताकि बाहरी लावारिस पशु बस स्टैंड के अंदर ना घुस सके। वो तकरीबन 20 से 30 साल हो चुके हैं बस स्टैंड की को बने हुए, तो इसकी बिल्डिंग भी जो है पुरानी हो चुकी है। ऊपर से छतें टपक रही है। बरसात के मौसम में उसको ठीक किया जाएगा। बाथरूम वगैरह, पानी की व्यवस्था ठीक की जाएगी। बाकी टाइल बिछवाएंगे नीचे को। तो सर कब और तक जो ये बाहर ग्रिल वगैरह है इसके ये गड़ी हुई है, इनके स्थान पर दीवार निकाली जाएगी। ये मुख्यालय से बजट प्राप्त होगा। अब इस पे डीएम साहब लेंगे निर्णय, भाई टेंडर जारी किए जाएंगे या जो भी शीघ्र भी इसके बारे में आपको जानकारी दी। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय व महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सोमवार को विभिन्न कक्षाओं के दाखिले हेतु पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की गई। इस बारे में प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा व प्रोफेसर दिनेश गाबा ने बताया कि कट ऑफ आने वाले विद्यार्थी 18 सितंबर तक दाखिला फीस भर सकेंगे। राजकीय महाविद्यालय व महाराजा नीमपाल सिंह कॉलेज में स्नातक की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। जब इस बारे में राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य सुधीर शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी महाविद्यालय मेरिट लिस्ट लग चुकी है और जिस बच्चे का नाम पहली सूची में आया है उसको जल्दी ही दाखिले की फीस जमा करा दे। दूसरी कट ऑफ लिस्ट 25 तारीख तक लगाई जाने की उम्मीद है। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है वो अपनी मेल आईडी पर या कॉलेज की आईडी पर अपनी कंफर्मेशन कर सकता है। कोविड-19 को देखते हुए महाविद्यालय आने वाले बच्चों को कोविड-19 की पालना करनी सुनिश्चित की है। महाविद्यालय सैनिटाइज किया हुआ है। उन्होंने लिस्ट के बारे में बोलते बताया कि 3 विषयों पर कट ऑफ लिस्ट लगी है। हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए यूजी लेवल की प्रवेश सूची जो लगी है उसमें डिपार्टमेंट के द्वारा सभी महाविद्यालयों में इस प्रकार की सूची उपलब्ध कराई है। और मेरे राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में 3 संकायों में विभिन्न प्रकार की 4 कक्षाओं के लिए सूची लगी है और बीए की जो सूची लगी है उसकी फ़ीस जमा कराने की अंतिम तारीख 18 तारीख की गई है। मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि जिस विद्यार्थी के द्वारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई थी, यदि उस महाविद्यालय में उस विद्यार्थी का नाम आता है
तो विद्यार्थी के पास उसका SMS आएगा कि भी आपका इस महाविद्यालय में प्रवेश हुआ है। विद्यार्थी उस SMS के माध्यम से अपने यूजर ID पासवर्ड का प्रयोग करते हुए उसकी ऑनलाइन फीस जमा कराएं। बच्चों की जानकारी के लिए जो प्रवेश लेने वाले हैं उनकी सुविधा के लिए मैं विभिन्न संकायों की जो राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की जो कट ऑफ रही है उसके बारे में बता दूं कि BA1 में जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें 99.4% कट ऑफ रही है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की 93.4% रही है। SC की 87.4% कट ऑफ रही है और जो डिप्राइव्ड SC कैटेगरी है उसमें 59.2% रही है। BCA 55.6% कट ऑफ रही है और BCB की 56.8% कट ऑफ रही है। इसी प्रकार से वाणिज्य और साइंस संकाय के लिए ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ परसेंटेज 101.8 रही है और हरियाणा ओपन की 96.4% B.Com में परसेंटेज रही है। SC 87%, BSc 77.2% और BCA 87.4% और BCB 75.4% और BSc के लिए ऑल इंडिया कोटा 100% और हरियाणा जनरल कैटेगरी 94.2%, SC 73.4%, DSC 70.4%, BCA 65.4% और 72.8% BCB की कैटेगरी में ये कट ऑफ परसेंटेज रही है। जो विद्यार्थी इस सूची में प्रवेश नहीं ले पाएंगे, फीस जमा नहीं कराते हैं, तो उनका नंबर नहीं पड़ेगा आगे, वो फिर फिजिकल काउंसलिंग में प्रवेश ले पाएंगे। तो बेहतरी ये है कि भी विद्यार्थी जैसे ही उसको पता चलता है वो अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा कराएं और जिन विद्यार्थियों का इस लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं आया है वो अपनी सेकंड सूची जो 18 तारीख के बाद आएगी। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भिवानी स्थित जाट धर्मशाला में पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, यदि हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बदल दिया जाए तो बेहतर होगा। वहीं उन्होंने इनेलो की सरकार आने पर बेरोजगारी खत्म करने की बात कही। आपको बता दें कि इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओपी चौटाला भिवानी जाट धर्मशाला में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और ओपी चौटाला ने हरियाणा की गठबंधन सरकार के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनेलो सरकार बनने पर वो हर वर्ग के पढ़े लिखे युवा को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे इसको लेकर उन्हें फांसी पर ही क्यों न लटका दिया जाए। चौटाला ने कहा कि नौकरी देने में वो ये नहीं देखेंगे किसने वोट दिया और किसने नहीं। वहीं मीडिया से रूबरू हुए ओपी चौटाला ने उनके जेल जाने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा द्वारा जो अपना बचाव वाला बयान दिया गया उसे झूठा कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल द्वारा गठबंधन को पति पत्नी का गठबंधन बताने को वाहियात बताया। वहीं गुजरात के सीएम बदले जाने के बाद हरियाणा के सीएम बदले जाने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम को बदल दे तो कलेश ही कट जाए। ओपी चौटाला 10 साल की सजा काटकर एकाएक राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। हरियाणा के साथ देश की राजनीति में बदलाव के लिए तीसरे मोर्चे की तलाश कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा के सीएम और पूर्व सीएम पर जबानी हमले भी कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपा और कांग्रेस इसे कैसे देखते हैं और क्या चौटाला अपनी चौधर की सियासी जंग की पारी कितनी जीत पाते हैं। विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए उन साथियों को पुरस्कार करके दोबारा पार्टी में शामिल और उन्हें ये विश्वास दिलाओ कि संगठन में उनको पूरा सम्मान प्रदान किया जाए। ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ो, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। विरोध पक्ष की पार्टियों के अग्रणी नेता भी आज आपके संगठन में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि समूचे राष्ट्र के स्तर पर संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं।
आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर आदमी की ज़बान पे एक बात है कि आने वाला कल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, तो देश का बुरा हाल, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसलिए इन बिगड़े हुए हालात को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभालने का काम किया। इसके लिए आपके सामने एक सबूत, इलाहाबाद की सीट खाली है। भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर खाली सीट के चुनाव कराने पड़ते हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार डरी हुई है कि वो चुनाव में बुरी तरह से हारेंगे, इसलिए चुनाव को टालते जा रहे हैं। दूसरे प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा की इलाहाबाद सीट का चुनाव नहीं करा रहे। बकरे की मौत कैद था टलेगी, आखिर तो चुनाव कराना ही पड़ेगा। और जब इलाहाबाद के चुनाव होंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जितने भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे, उन सब की जमानतें जब्त हो जाएंगी। आपकी पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से जब विजयी होगा, तो फिर इस सरकार में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा। जीती हुई पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ करके आपके साथ शामिल, और जब सरकार अलग में होगी, तो फिर मध्यावधि चुनाव निश्चित है। आपको 5 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव जब होंगे, तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। और आपकी सरकार बनने के बाद अतीत में अगर हमने अच्छे काम किए हैं, तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे करेंगे। हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का स्वप्न साकार करेंगे। इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत पहुंचने का काम करें। और मैं ये मान के चलूँगा कि भिवानी जिला के कार्यकर्ताओं की संख्या उस सभा में सबसे ज़्यादा। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी 22 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाएगा विशेष अभियान। यह कहना है भिवानी की मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने स्थानीय यूपीएचसी सेवानगर में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम में एएनएम, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर घर घर जाकर जिले के 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को, 20 से 24 वर्ष तक की महिलाएं जो कि गर्भवती नहीं हैं और जो महिलाएं बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनको एल्बेंडाजोल की गोलियां निःशुल्क खिलाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी का स्वस्थ होना ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ होगा तभी बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। इसके लिए 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और 20 से 24 वर्ष की महिलाओं को ये गोली खानी आवश्यक है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कम उम्र की लड़कियों और कम उम्र की महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। इसीलिए लड़कियों के साथ साथ महिलाओं को भी ये गोली खानी आवश्यक है, ताकि वे जब गर्भवती हों तो उनके शरीर में खून की कमी ना रहे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। पेट में कीड़े होने की वजह से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है। नेशनल डीवर्मिंग डे साल में 2 बार हम लोग मना रहे हैं, फरवरी के महीने में और सितंबर के महीने में। इस बार 12 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक हम ये डीवर्मिंग जो कार्यक्रम है उसको चला रहे हैं। 12 से 18 तक जो है उसमें जो बच्चे 1 साल से 19 साल की उम्र में जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं 20 साल से 24 साल की उम्र में जो महिलाएं हैं जो गर्भवती ना हों और बच्चों को स्तनपान ना करा रही हों, ऐसी महिलाओं को और 19 साल तक के बच्चों को डीवर्मिंग की मेडिसिन दी जाएगी हाउस टू हाउस जाके। इसमें एल्बेंडाजोल नाम की जो मेडिसिन है वो दे रहे हैं।
2 साल के बच्चों तक को हम आधी डोज देते हैं 200 मिलीग्राम, और उससे ऊपर के लोगों को हम फुल डोज एडल्ट डोज देते हैं 400 मिलीग्राम। ये जो दवाई है ये बिल्कुल सामने ही बच्चों को खिलाई जाती है और इसको कहा जाता है कि चबा के खाना है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बट अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो भी जाता है तो इसीलिए इसको बिल्कुल सामने अपने सामने बच्चों को खिला रहे हैं, ताकि जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अगर कुछ एडवर्स इवेंट होता है तो तुरंत उसका निवारण कर सकें। बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है दवाई कई बार ना चबाई जाए तो गले में अटक जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चों को पेट के बल लेटा के और थोड़ा थपथपाने से ठीक हो जाता है। तो ये अपनी निगरानी में खिलाने का इसका फ़ायदा है कि बच्चे जो हैं दवाई एक तो सुनिश्चित हम कर लेते हैं कि बच्चे दवाई खा रहे हैं। ये आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पे जाके हमारे जो UPHCs हैं, PHCs हैं, यहाँ पर दवाई खिलाई जाएगी। 18 के बाद भी अगर कोई बच्चे बच जाते हैं तो मॉप अप राउंड रखा गया है 22 सितंबर तक। इन दिनों में हम जो बचे हुए बच्चे हैं या जो घर पे गए हैं, मान लीजिए उस समय बच्चा अगर नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि हम दवाई घर पर दे कर आ रहे हैं। बच्चा जब आएगा तब उसको सामने ही खिलाना ज़रूरी है। इससे हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि सभी जो बच्चे हैं उनकी डीवर्मिंग हो जाए। साल में 2 बार डीवर्मिंग करने से जो बच्चों में पेट में जो कीड़े हो जाते हैं। सोमवार को स्थानीय PWD विश्राम गृह में भाजपा खेल प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श व सहमति के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। भाजपा खेल प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन स्थानीय PWD विश्राम गृह में भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में खेल प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी के विस्तार के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और कार्यकर्ताओं से विचार करके कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। सभी सदस्यों ने अपनी नियुक्ति पर आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे और अधिक से अधिक खिलाड़ियों को संघ के साथ जोड़ने का काम भी करेंगे। इस बैठक का देखो फायदा ये मिलेगा कि जब अनिल विज जी ने हमारे खेल मंत्री थे उस टाइम में खेल नीति की घोषणा की थी, तब उस टाइम मैं खेल प्रकोष्ठ नहीं, मैं बॉक्सिंग हरियाणा एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष थे। तब मैंने अपना एक वीडियो जारी किया था कि भाई ये खेल नीति जो हमारी हरियाणा की है, ये हरियाणा को खेल फैक्ट्री बनाने का कार्य करेगी। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि पैरा ओलंपिक में और ओलंपिक में हरियाणा के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी गए और सबसे ज़्यादा मेडल आए। तो ये हमारी मीटिंग उसी उद्देश्य की पूर्ति करने का कार्य करेगी। आज हम हमारे खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से गांव-गांव स्तर तक खेल को पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हम चाहते हैं कि युवा जो कोई गलत नीतियों में पड़ जाता है, नशे की तरफ जाता है, तो खेल एक ऐसा माध्यम है, उसमें आएगा तो अपनी ज़िंदगी बना सकता है और अपने परिवार में सुधार ला सकता है। हाँ बिल्कुल, अपने DC साहब जो जगबीर आर्य जी, उन्होंने 2 बार मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में मैं खुद हाजिर था। उन्होंने कही थी भाई खेल को हम रूट लेवल से लेना चाहते हैं, ताकि बच्चों के अंदर ही, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि बच्चे की चॉइस के हिसाब से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हीं को उस लाइन में डाल दिया जाता है। वो उनकी बहुत बढ़िया नीति थी, लेकिन बाई चांस चलो उनका ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन ये नीति अब हम हमारे जैसे पंचायती खेल भी होते हैं और होते हैं, अब हमारे मंडल संयोजक हैं वो ग्राम स्तर के हैं, तो हम गाँव में इस टूर्नामेंट को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कि इतने ओलंपिक में, पैरालंपिक में और इन सभी में इतने मेडल्स जो आ रहे हैं, तो सारे के सारे अभिभूत हैं, वो खिलाड़ी भी और बाकी आम जनता में भी ये संदेश है पूरी तरह से क्लियर कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग, हर तरह के प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स, इनके साथ भी पूरी तरह से खड़ी है। चाहे वो पहले की सरकारों में क्या होता था कि वो जब खिलाड़ी जब जीत के आता था तब कहीं कुछ देते थे। इस सरकार में पहले से ही उसको तैयारियों के लिए पूरा का पूरा मानदेय जो ऑनरेरियम है वो सरकार देती है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तरक्की आप देखिए, इससे पहले कभी भी इतने, चाहे वो ओलंपिक की बात है जो अभी टोक्यो में हुआ, चाहे पैरालंपिक की बात है जो अभी टोक्यो में ही हुआ, बड़ी संख्या में जो है खिलाड़ी जीत करके आए हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ये जीते हैं। बरसाती जल भराव के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर गांव खुर्द के ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग को लेकर और खेतों में पानी की निकासी की मांग से संबंधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
सोमवार को गांव खुर्द के ग्रामीण जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में बारिश होने की वजह से उनकी फसल खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जल भराव से इतना नुकसान हुआ है कि उनकी फसलें भी खराब हो गई। उन्होंने कहा कि अगर वे धान की फसल बोते और पानी भी तो चल जाता। उन्होंने बताया कि अगर फसल खराब होती है तो मुआवजा मिलेगा और फसल उगाने पर 7,000 का लाभ दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बात मानते हुए ज़्यादातर लोगों ने कपास, मूंग और बाजरा आदि की फसलें बोई थी। फसल बहुत अच्छी लगी हुई थी और किसान भी बहुत खुश थे, लेकिन किसानों की खुशी अधूरी रह गई क्योंकि जैसे ही फसल कटाई का टाइम आया बारिश आ गई और वहाँ पर इतना जल भराव हो गया कि खेतों में ये फसल खराब हो गई। किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री और जेपी दलाल से प्रार्थना की कि वे उनकी स्पेशल गिरदावरी कराकर उन्हें उचित मुआवजा दें। किसान गजेंद्र सिंह गांव खरखुर्द से हम हमारे पूरे किसान दो इकट्ठे होकर आए हैं। हमारे गांव में ज़्यादा बरसात होने के कारण फसल बाजरा, कपास और ज्वार की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव की स्पेशल गिरदावरी की जाए और ख़राब फसल का मुआवजा देने की कृपा करें। इसलिए हमारे पूरे गांव के किसान इकट्ठे होकर डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि पिछली साल भी हमारे गांव खरखुर्द को ना तो उसके साथ अनदेखी की गई है। बगल वाले गांव खरक कला कलंगा सब गांव में मुआवजा मिला, हमारे गांव में पिछली साल भी गिरदावरी नहीं की गई। और हम आशा करते हैं कि डीसी साहब हमारी ये रिक्वेस्ट सुनाएं और हमारे गांव में अपने अधिकारियों को थोड़ा सूचित करके भेजा जाए और गिरदावरी की जाए। भिवानी जिले को पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त करने के लिए किया जा रहा है मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। 25 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे इस कैंप की कड़ी में लघु सचिवालय परिसर व अन्य स्थानों पर कोरोना महामारी से बचाने के लिए पहली व दूसरी खुराक दी गई। यह जानकारी भिवानी के सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने भिवानी हलचल टीम को दी। हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 25 सितंबर तक हर पात्र व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आज से मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को राज्य के सभी जिलों में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित कर राज्य के 100% जनसंख्या का वैक्सीनेशन कार्य 25 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि कोरोना महामारी को राज्य से बाहर किया जा सके। राज्य सरकार के इसी निर्णय को आगे बढ़ाते हुए आज से भिवानी में मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की गई। इसके तहत अकेले भिवानी जिले में 90,000 के लगभग व्यक्तियों को वैक्सीन 15 सितंबर तक लगाई जाएगी और आने वाली 25 सितंबर तक जिले के 18 वर्ष से ऊपर आयु के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित किया गया है। ये हम आज वैक्सीनेशन कैंप में आए थे सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। जिस भी भाई बहन ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा ले यहाँ पे आके। और स्टाफ बढ़िया है, कोई पेन वगैरह नहीं होता। वैक्सीनेशन इस समय एकमात्र उपाय है कोरोना से बचाव के लिए। केवल 71% लोगों को अभी तक फर्स्ट डोज लगी है और सेकंड डोज तो बहुत ही कम लग पाई है। पूरा टारगेट 71% से 100% जब तक नहीं होगा उसके बाद में हमें बच्चों के ऊपर भी वैक्सीनेशन लगानी है। इसलिए ये बड़ी अति आवश्यक है। वैक्सीनेशन एक ऐसी रामबाण दवा है जिसकी वजह से कोरोना से मृत्यु दर बहुत ही ना के बराबर है, यानी मृत्यु होती नहीं है। थोड़ा बहुत बीमार होकर बेशक रह जाए दोनों डोज लगने के बाद, लेकिन मृत्यु की संभावना नहीं है। इसलिए हर नागरिक को इसमें सेकेंड डोज 5 साइट्स के अलावा जो फिक्स साइट अर्बन भिवानी के अंदर हमने जो सोची है, जो ट्रांजिट पॉइंट्स रहेंगे हमारे, एक तो बस स्टैंड के ऊपर हमारा फिक्स साइट रहेगी और एक हमारी रेलवे स्टेशन के ऊपर रहेंगी। तो ये 7 हमारी फिक्स साइट्स हैं जो अर्बन भिवानी के अंदर काम करेंगी। अपार्ट फ्रॉम कैंप्स हमारे वेरी कर सकते हैं 10 to 15 के बीच में पर डे। जितने भी हमारे कैंप्स मैक्सिमम लग पाएंगे उतनी कवरेज हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आप सभी अभी आए हुए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो एरियाज़ हैं जैसे सेक्टर हो गया हमारा, या फिर जो हाई एंड सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर वैक्सीनेशन पहले भी कैंप्स आप लोगों के सहयोग से हुए हैं, उससे अलग थोड़ा सा हम जो पॉपुलेशन है, जो जिनको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है, जो हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, जो स्लम्स हैं, आप इनके अंदर कैंप्स करवाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग हर बार वंचित हो रहे हैं वैक्सीनेशन से। कोविड वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चल रहा है वो अब अपने इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि हम भिवानी की जो 70% पॉपुलेशन है उसको हम फर्स्ट डोज वैक्सीनेट कर चुके हैं। जो हमारा टारगेट है, स्टेट ने टारगेट्स अलॉट किए हैं सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स को,
और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है हरियाणा को कवर करना चाह रहे हैं। फ़र्स्ट डोज़ का जो हमारा टारगेट है वो 25 सितंबर तक हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़र्स्ट डोज़ सभी को 100% लग जाए, और इसी के लिए ही आज ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें भिवानी के जो NGOs हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, IMA के प्रेसिडेंट हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया है ताकि हम मैक्सिमम कवरेज और मैक्सिमम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकें। छोटी काशी में विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन के लिए शहर में गाजे बाजे के साथ यात्रा निकाली गई। गणेश महोत्सव के तीसरे दिन गणपति भक्त द्वारा ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित किया गया। देश भर में गणपति उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और उसी उत्सव के तहत छोटी काशी भिवानी में भी ये उत्सव चहल पहल के साथ मनाया जा रहा है। गणपति की पूजा अर्चना करने से घर में हर प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से शहर में ज़्यादा बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे, लेकिन छोटी काशी के लोगों की श्रद्धा कम नहीं होती और वे पूरी आस्था के साथ गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं। गणेश महोत्सव के तीसरे दिन आज शहर में अलग अलग संस्थाओं द्वारा गणपति विसर्जन किया गया। गाजे बाजों के साथ लोगों ने गणपति बप्पा को विदाई दी और अगले साल उनके आने की कामना भी की। गणेश उत्सव अपने हनुमान रानी क्षेत्र में महाराज चरणदास जी की प्रेरणा से सभी युवा वर्ग बच्चे मनाते थे। यहाँ रोड पे अब जो ये महामारी फैली हुई है, इसको देखते हुए हमने ये घर पे ही गणेश उत्सव मनाने का फैसला किया और महाराज जी की प्रेरणा से हम ये चाहते हैं कि इस महामारी का अंत हो और गणपति महाराज पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जाए और गणपति महाराज अपनी कृपा बनाए रखे सब पर। मंगल के करता है, सौभाग्य का जाता है। भगवान गणेश महाराज का आज यहाँ स्थापना हुई है। गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम पूरे शहर में, पूरे देश में, प्रदेश में बड़ी उत्साह और लगन और शोभा, बहुत सारी शोभा यात्राएँ हो रही, बहुत सारा एक आस्था और श्रद्धा का विषय है। भगवान गणेश जी हम सबके मंगलकारी हैं, हम सबके लिए अच्छा सोचने वाले हैं, इसलिए हम भी अच्छा करें। और आज हमने गणेश जी को विराजमान किया है, क्योंकि आजकल कोविड-19 के चलते बड़े प्रोग्राम आयोजन नहीं हो रहे हैं, उसके चलते छोटे छोटे जो आयोजन घरों में दंपति सोमवार को लोहार रोड पर स्थित जोगीवाला मंदिर में विधि विधान के साथ 51 पंडितों द्वारा रतनलाल शास्त्री की अध्यक्षता में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर मंदिर महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि आज के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने पर विशेष महत्व होता है। छोटी काशी हमेशा से ही अपने मंदिरों और यहाँ के लोगों की श्रद्धा, भक्ति भाव और आस्था के लिए जानी जाती है। यहाँ के लोगों में भक्ति भावना देखते ही बनती है। इसी का परिचय देते हुए सोमवार को स्थानीय जोगीवाला मंदिर में शिव का रुद्राभिषेक किया गया। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ 51 ब्राह्मणों द्वारा ये विधिवत पूजन किया गया। पंडितों के एकल स्वर के मंत्रोच्चारण ने पूरा माहौल भी भक्तिमय कर दिया। इस दौरान भगवान शिव के अनेक भक्तगण भी वहां मौजूद रहे। आज विशेष करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। उसमें भिवानी के जितने भी विद्वान थे, पूर्ण रूप से रतनलाल शास्त्री जी जो हमारे वर्तमान में भिवानी में बड़े विद्वान हैं, वो रोज़ाना भगवान शिव की आराधना 2-3 घंटे यहाँ प्रार्थना करते रहते हैं। तो संकल्प भगवान शंकर के गंगा जल से रुद्राभिषेक करना था, उसके साथ साथ दूध से और गन्ने के रस से। और तो संकल्प आ गया। भगवान शंकर का लगातार पूजा तो सावन में चल ही रही थी,
तो पिछली बार 4 ही वो सोमवार निकले, तो भगवान शंकर का संकल्प सा होगा कि भी सोमवार को अब रुद्र अभिषेक किया जाए। तो सभी जितने भी विद्वान थे जो पाठ पूजा करते हैं, जो उनको रुद्री का पाठ का ज्ञान है, वो सारे बुला करके ब्राह्मण देवताओं उसके जरिए और रतनलाल शास्त्री जी की अध्यक्षता में उन्हीं के आचार्य के रूप में सारे ब्राह्मणों को 51 ब्राह्मण हो गए थे और उन्होंने रुद्राभिषेक किया। और सोमवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोई भी कोरोना महामारी का नया केस नहीं मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 2 बनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न विद्यालयों में RT-PCR टेस्टिंग की जा रही है। सोमवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि कोई कोरोना संक्रमित ठीक भी नहीं हुआ। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 2 ही रही, जबकि कुल 22,406 में से 21,750 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।